राम बहुत देर बाद आया, वह बहुत देर बाद उठा, बहुत देर बाद वह स्कूल गया। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। तो बहुत देर बाद की इंग्लिश के लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, सेंटेंस प्लस आफ्टर अ लॉन्ग, यानी पहले सेंटेंस बोलना है, उसके बाद बोलना है आफ्टर अ लॉन्ग। तो चलते हैं एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे राम बहुत देर बाद आया, तो सबसे पहले सेंटेंस राम केम, उसके बाद यूज़ करना है आफ्टर अ लॉन्ग। तो राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। एक और एग्जांपल, जैसे वह बहुत देर बाद उठा, तो इसे कहेंगे ही गॉट ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग, ही गॉट ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग। एक और एग्जांपल, जैसे वह बहुत देर बाद स्कूल गया, वह बहुत देर बाद स्कूल गया, तो इसे कहेंगे ही वेंट टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्या वहाँ जाना फ़ायदे का सौदा है? अंग्रेजी सीखना फ़ायदे का सौदा है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोले हैं। तो इसमें आता है फ़ायदे का सौदा, तो इसके लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है फ़ायदे का सौदा। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो इसे कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल, इट्स नॉट वर्थ वाइल। एक और एग्जाम्पल, जैसे क्या वहाँ जाना फ़ायदे का सौदा है, तो इसे कहेंगे इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर, इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेज़ी सीखना फ़ायदे का सौदा है, अंग्रेज़ी सीखना फ़ायदे का सौदा है, तो इसे कहेंगे इट इज़ वर्थ वाइल लर्निंग इंग्लिश, इट इज़ वर्थ वाइल लर्निंग इंग्लिश। तो वर्थ वाइल का यूज़ करके आप भी लॉट्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पल तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इस समय वह स्कूल में होगा, इस समय मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे एट दिस टाइम या फिर एट द मोमेंट। एट दिस टाइम या एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय या इस पल। तो इसे जो है सेंटेंस के आगे भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के पीछे भी, यानी दोनों फ्रेज का सेंटेंस के आगे यूज़ किया जा सकता है और सेंटेंस के पीछे भी। तो चलते एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे इस पल तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले यूज़ कर लेते हैं दोनों फ्रेज में से कोई एक का यूज़ करना है। एट दिस टाइम या फिर एट द मोमेंट यू शुड नॉट थिंक वेरी मच, तो दोनों में से किसी को बोलना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस समय वह स्कूल में होगा, तो इसे कहेंगे ही वुड बी इन द स्कूल एट द मोमेंट या फिर एट दिस टाइम। तो यहाँ पर हमने अंत में यूज़ किया, तो आप जैसा चाहें इसको पहले या अंत में यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे इस समय मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तो यहाँ पर पहले यूज़ कर लेते हैं एट दिस टाइम आई एम नॉट इन ऑफिस, एट दिस टाइम आई एम नॉट इन ऑफिस। वह बैठे बैठे सो गई, वह चलते चलते गिर गया, वह रोते रोते यहाँ आई। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज़ करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V2 यानी क्रिया का दूसरा रूप, और उसके बाद यूज़ करना है वाइल, और फिर उसके बाद वर्ब यूज़ करना है, वर्ब में ING लगाना है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है वह बैठे बैठे सो गई, तो सी स्लेप्ट, वह सो गई, वाइल सीटिंग, वाइल सीटिंग, तो हो जाएगा सी स्लेप्ट वाइल सीटिंग, वह बैठे बैठे सो गई। एक और एग्जाम्पल, वह चलते चलते गिर गया, तो इसे कहेंगे ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग, ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग। एक और एग्जाम्पल, वह रोते रोते यहाँ आई, तो इसे कहेंगे सी केम हेयर वाइल वीपिंग,
शी केम हेयर वाइल वीपिंग। मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पापा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें, जिसमें आता है लेना देना नहीं है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर एक फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। फ्रेज़ है नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद। उसके बाद यूज़ करना है अदर वर्ड। तो चलते एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करना है हैव को। उसके बाद फ्रेज़ का यूज़ करना है नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचता है यू, वो लिख देना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आई हैव नथिंग टू डू विद यू। एक और एग्जांपल, जैसे मुझे पापा से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद फादर, आई हैव नथिंग टू डू विद फादर। एक और एग्जांपल, जैसे मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। ये पास्ट में है तो हेल्पिंग वो पास्ट की हो जाएगी। तो इस प्रकार से होगा आई हैड नथिंग टू डू विद दैट गर्ल, आई हैड नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। तो आई होप आपको इस प्रकार के सेंटेंस बोलना आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं मिठाई खाए बगैर नहीं रह सकता हूँ। वह तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सका। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ करना है कांट हेल्प और उसके बाद एक वर्ब का यूज़ करना है। वर्ब में आईएनजी लगाना है और उसके बाद यदि कुछ आता है अदर वर्ड लिख देना है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो ये प्रेजेंट में है तो इसे इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद यूज़ करना है कांट हेल्प, उसके बाद जो वर्ब यूज़ करना है उसमें आईएनजी लगाना है। वर्ब है लाफ, उसमें आईएनजी यूज़ किया तो हो जाएगा लाफिंग। तो इस प्रकार से हो जाएगा आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ। एक और एग्जांपल, जैसे मैं मिठाई खाए बगैर नहीं रह सकता। तो इसे कहेंगे आई कांट हेल्प ईटिंग स्वीट्स, आई कांट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। एक और एग्जांपल, जैसे वह तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। तो इसे कहेंगे ही कांट हेल्प टॉकिंग टू यू, ही कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। एक और एग्जांपल जो पास्ट में है, जैसे मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सका। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर कांट हेल्प की जगह पर कुडंट हेल्प का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर, आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर, इस प्रकार से। तो मैं पढ़ता रह गया, वह सोचती रह गई, वह मुझे देखती ही रह गई। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद यूज़ करना है केप्ट ऑन और उसके बाद क्रिया का पहला रूप उसमें आईएनजी और अंत में यूज़ करना है अदर वर्ड जो भी बचता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है मैं पढ़ता रह गया। तो इसे कहेंगे आई केप्ट ऑन रीडिंग, आई केप्ट ऑन रीडिंग। वह सोचती रह गई। तो इसे कहेंगे सी केप्ट ऑन थिंकिंग, सी केप्ट ऑन थिंकिंग। एक और एग्जाम्पल, जैसे वह मुझे देखती रह गई। तो इसे कहेंगे सी केप्ट ऑन लुकिंग मी, सी केप्ट ऑन लुकिंग मी। अब तक तो वो चला गया होगा, अब तक तो सब सो गए होंगे, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे मस्ट हैव और उसके बाद V3 यानी क्रिया की तीसरी अवस्था और उसके बाद यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट और अंत में यूज़ करेंगे बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। तो चलते हैं एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे अब तक तो वो चला गया होगा। तो इसे कहेंगे ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ, ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। एक और एग्जाम्पल, जैसे
अब तक तो सब सो गए होंगे, तो इसे कहेंगे ऑल मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। ऑल मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। एक और एग्जाम्पल है, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, तो इसे कहेंगे शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। आई होप आप भी इस प्रकार के सेंटेंस आप इजीली बोल पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।